नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। इससे पहले हमने फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम प्रूफ की थी, तो आज हम थर्ड थ्योरम प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ W1 जो है सब स्पेस हो W2 का और W2 जो है सब स्पेस हो V का, तो V अपॉन W1 और पूरे में W2 अपॉन W1 आइसोमॉर्फिक टू V अपॉन W2। तो ये तो थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसका थोड़ा पहले ब्रीफ देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हमने फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म जो प्रूफ की थी वो क्या आई थी, V अपॉन एन इज आइसोमॉर्फिक टू RT। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, रेंज स्पेस है T का, और जहाँ पे T हमारा कहाँ से होता है, V से U पे। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ जानते हैं कि V अपॉन W, चूँकि V हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है, W1 इसका सब स्पेस है, तो V अपॉन W1 जो है ये वेक्टर स्पेस बनाता है। इसको हम कोशिएंट स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अगर इससे कंपेयर करें तो इसको हम एज अ V कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसको एज अ V कंसीडर किया तो हम पहले क्या शो करेंगे कि ये हमारा RT है, रेंज स्पेस है। और अगर ये रेंज स्पेस आ गया, यहाँ पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे T, तो अगर ये रेंज स्पेस आ गया पूरा तो हम कह देंगे कि V अपॉन W1 अपॉन NT जो है वो आइसोमॉर्फिक टू दिस। ठीक है, उसके बाद में हम क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ पे जो NT आया है वो इसके इक्वल होगा W2 अपॉन W1 के। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि ये जो है वो हमारा पूरा रेंज स्पेस है। तो उसके लिए हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं T V अपॉन W1 से V अपॉन W2 पे। और इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, V डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V T x प्लस W1 इज इक्वल्स टू x प्लस W2। ठीक है, अब पहले तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ये वेल डिफाइंड फंक्शन है या फिर ऐसे ही हमने कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो वेल डिफाइन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें देख x इज इक्वल्स टू वाई पुट करना पड़ता है, और ये इम्प्लाई कर जाए Tx इज इक्वल्स टू Ty। ठीक है, अच्छा इससे कैसे प्रूफ होता है कि फंक्शन हमारा वेल डिफाइन है। चूँकि फंक्शन को जो है वेल डिफाइन होने के लिए कि ये फंक्शन है, दो ही प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरा उसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ये एक हमने सेट लिया, एक ये सेट लिया, और इस पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे जैसे लिया ना x इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे ये हमने मान लिया ये x है और यही y है। ठीक है, तो इसके लिए हमें Tx अगर ये मिल जाए, ठीक है, और Ty अगर हमें ये मिल जाए, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, इसकी दो इमेज हो गई और ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, ये फंक्शन ही नहीं रहा, ये सिर्फ रिलेशन रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल्स टू वाई लिया है तो ये हमेशा एक ही पॉइंट पर मैप करे। ठीक है, या फिर इसके निगेशन से देख सकते हैं, अगर Tx इज नॉट इक्वल टू Ty तो ये इम्प्लाई करेगा x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ पे यानी अगर हमने जैसे ये दो एलिमेंट लिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसकी जो प्री इमेज है वो भी हमारी इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो वेल डिफाइनेस को हम इस तरह से ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो एलिमेंट ले लिए डोमेन के, x प्लस W1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस W1। यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट लिए। अब यहाँ पे ये हमारे कोसेट्स हैं, दोनों इक्वल हैं, और हम जानते हैं ये क्या इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि अगर ये लिखा है तो हम डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं, अगर ये लिखा है तो यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं। ये कोसेट की प्रॉपर्टी जब हमने कोशिएंट स्पेस पढ़ा था तो वहाँ हमने प्रूफ की थी। अब यहाँ पे x माइनस वाई जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में, और W1 जो है वो हमारा सब स्पेस दे रखा है W2 का, थ्योरम में ही दे रखा है स्टेटमेंट में। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू W2। ठीक है, और हम यहाँ पे कोसेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे ये लिख सकते हैं x प्लस W1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस W2। और ये हमारा किस तरह से डिफाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस W2 हमारा Tx प्लस W1 के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे y प्लस W2 Ty प्लस W1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम y प्लस W1 लिखेंगे। अब यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ये वेल डिफाइन है। अब इस फंक्शन को हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है,
कि x और y हमने दो वेक्टर लिए वेक्टर स्पेस में, अल्फा बीटा दो हमने स्केलर लिए फील्ड में। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल्स टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे दो स्केलर ले लिए फील्ड में f में, और हमने दो वेक्टर्स ले लिए v/w1 में, यानी x प्लस w1 और y प्लस w1। अब हमने क्या लिखा इसको, टी अल्फा एक्स प्लस w1 प्लस बीटा y प्लस w1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस w1। ये हमारा किस तरह से हमने लिखा, ये हमने कोसेंट की कोशिएंट स्पेस जो हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमने इसको ऐसे ही डिफाइन किया था। स्केलर हमने किस तरह से डिफाइन किया था, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस w1, यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा वाई प्लस w1, और फिर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, फिर हम w1 को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस w1। अब एक चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस में जो है ना, एडिशन के रिस्पेक्ट में कोसेट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि x प्लस डब्लू इज इक्वल्स टू डब्लू प्लस एक्स। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। तो कहीं कहीं पे इसको लेकर चलते हैं और हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लेकर चलें, चूँकि ये दोनों कोसेट लेफ्ट साइड कोसेट और राइट साइड कोसेट यहाँ पे इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारा ये इस तरह से डिफाइन कर रखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस w2, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस w2 प्लस बीटा वाई प्लस w2, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्केलर हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, यहाँ पे अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस w2, यहाँ से बीटा वाई प्लस w2। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, टी एक्स प्लस w1। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी वाई प्लस w1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि टी हमारा क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें क्या दिखाना है, चूंकि हमें दिखाना क्या है, रेंज स्पेस जो है वो इसके इक्वल आ जाए, तो हमें अब क्या शो करना पड़ेगा कि ये टी जो है वो हमारा ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये ऑन टू हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि रेंज स्पेस इसका पूरा इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम को डोमेन में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और हम दिखाते हैं कि उसके लिए एक हमें डोमेन में एलिमेंट मिल रहा है, जो कि जैसे कि हम यहाँ पे अगर बात करें एफ ए से बी पे डिफाइन है और इसको हमें ऑन टू शो करना है, तो हम लेते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट tx इज इक्वल्स टू y। ठीक है, लेकिन ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये हमारा लीनियर फंक्शन है, एक टाइप से देखने में लग रहा है कि ये हमारा 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, लेकिन हम फिर भी बात यहाँ पे ऑन टू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर एनी x प्लस w2 बिलोंग्स टू v/w2, ये हमारा क्या कोडोमेन है। अब यहाँ पे देखो x हमने कहाँ से लिया, x हमारा जो रहेगा वो v में बिलोंग रहेगा, तो x अगर हमारा v का एलिमेंट है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, x प्लस w1 जो कि हमारा v/w1 में होगा। क्योंकि यहाँ पे ये सेम है, ये भी सेम हो सकता है क्योंकि वेक्टर स्पेस तो सेम ही है। ठीक है, तो x प्लस w2 बिलोंग्स टू v/w2 देयर एग्जिस्ट x प्लस w1, तो वहाँ पे हमें एक x प्लस w1 मिल जाएगा, किसमें, v/w1 में, सच दैट टी एक्स प्लस w1 इज इक्वल्स टू x प्लस w2। तो यह इंप्लाई करेगा t इज अ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इससे हमें क्या मिला कि RT जो है वो इक्वल हो गया v/w2 के। और फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म ये हमारा क्या कहता है कि v/nt जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है RT के। अब यहाँ पे हमने v जो लिया था वो किसके इक्वल लिया था, v/w1 के इक्वल लिया था, अपॉन में nt, अभी हमने nt के बारे में बात नहीं की। नल स्पेस आइसोमॉर्फिक है RT तो हमने निकाल लिया, ये किसके इक्वल आया, v/w2 के इक्वल आया। और यहाँ से अब हम प्रूफ करेंगे कि nt जो है वो इक्वल है w2/w1 के। और दो सेट को इक्वल अगर हमें दिखाना होता है तो क्या करते हैं कि दोनों को हम प्रूफ करते हैं वो एक दूसरे के सबसेट हैं। ठीक है, यानी a इज इक्वल्स टू b, अगर हमें ये शो करना है तो हम शो करेंगे कि a सबसेट है b का, b सबसेट है a का।
तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमने एक एलिमेंट लिया x प्लस W1 बिलोंग्स टू V अपॉन W1, तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ पे हम V अपॉन W1 में नहीं लेंगे, NT में लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें NT को इसके इक्वल दिखाना है, तो हमने NT में लिया x प्लस W1 बिलोंग्स टू NT। और NT में अगर कोई एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है, Tx प्लस W1 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब यहाँ पे देखो T हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन था, T हमारा डिफाइन था V अपॉन W1 से V अपॉन W2 में। तो अगर हम Tx की बात करें तो वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो 0 वेक्टर भी कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा, चूँकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Tx प्लस W1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 वेक्टर कहाँ जाएगा, V अपॉन W2 में। और V अपॉन W2 में 0 वेक्टर क्या होता है, W2 होता है, ठीक है। हमने कोसेंट स्पेस जब पढ़ा था तो वहाँ पे V अपॉन W में 0 वेक्टर क्या था, एडिशन के रिस्पेक्ट में W था, तो यहाँ पे W2 हो जाएगा। तो x प्लस W2 इज इक्वल्स टू W2, चूँकि यहाँ पे ये x प्लस W1 किसके इक्वल है, Tx प्लस W1, ये हमारा डिफाइन है x प्लस W2, तो ये हो जाएगा x प्लस W2 इज इक्वल्स टू W2। और हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ होता है, तो x बिलोंग्स टू W2 हो जाएगा। और ये इम्प्लाई करेगा, x बिलोंग्स टू W2 है ना, तो ये इम्प्लाई करेगा x प्लस W1 बिलोंग्स टू W2 अपॉन W1। चूँकि W2 अपॉन W1 किस तरह का होगा सेट हमारा, W2 अपॉन W1 ये हमारा होगा W1 प्लस x सच दैट x बिलोंग्स टू W2, तो ये इस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बैक भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस W1 अगर W2 अपॉन W1 में है तो यहाँ पर x हमारा कहाँ से होगा, W2 से होगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू W2। और यहाँ से ये हमारी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस W2 इज इक्वल्स टू W2। ये यहाँ से हम इधर जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मैप इस तरह से डिफाइन है, और W2 0 वेक्टर होगा इसका, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से क्या आ गया, Tx प्लस W1 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो x प्लस W1 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, NT में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम रिवर्स भी जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से हम प्रूव कर सकते हैं NT इज इक्वल्स टू W2 अपॉन W1। तो ये इम्प्लाई करेगा V अपॉन W1 अपॉन W2 अपॉन W1 इज आइसोमॉर्फिक टू V अपॉन W2। तो इस तरह से हम तीनों थ्योरम को जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। हमने तीनों थ्योरम प्रूफ कर दी। अब अगर हम इनको याद रखने का तरीका सीखें तो किस तरह से हम सीख सकते हैं, जैसे हमें एक रैंक नलिटी थ्योरम तो सबको याद रहती है कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, तो हम उसी का इस्तेमाल करके पहले जैसे कि रैंक हमने मान लिया यहाँ पे RT और नलिटी मान ली NT, ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं RT इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस नलिटी ऑफ T। और रैंक ऑफ T का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, नलिटी ऑफ T का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं RT, ठीक है, और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ RT, और ये इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ V अपॉन NT। और इससे हम याद कर सकते हैं कि V अपॉन NT जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा RT के, ठीक है। और सेकेंड थ्योरम याद करने का तरीका क्या है कि वहाँ पे हम एक और थ्योरम को एक और चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अगर ये याद है ना तो हम कह सकते हैं, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 अपॉन W1, ये इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W2 अपॉन W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा इसके आइसोमॉर्फिक होगा। और थर्ड थ्योरम को याद रखना तो सबसे आसान काम है कि यहाँ पे हमारा V अपॉन W1, ठीक है, और W2 अपॉन W1,
अब यहाँ पे W1 से W1 अगर ऐसे वैसे सेट कैंसिल नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे याद रखने के लिए W1 कैंसिल कर दें तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा V/W2 के। और अब यहाँ पे इसको कैसे याद रखें, क्योंकि हमें ये दे रखा होगा कि W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है V का, तो हम ये चीज़ याद रखेंगे कि सब स्पेस जो है वो उसके वेक्टर स्पेस पे कोशिएंट स्पेस बनाता है। तो यहाँ पे एक कोशिएंट स्पेस बनेगा V/W2, दूसरा क्या बनेगा W2/W1 और तीसरा क्या बनेगा V/W1। ये तीन ही कोशिएंट स्पेस बन सकते हैं। तो अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये तो याद रहेगा कि हमेशा ऊपर जो रहेगा ना एक V वाला ऊपर ज़रूर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि इसके नीचे अगर हम इसको पुट करें तो वो जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम W2/W1 रखेंगे, तो यहाँ पे हमें W1 ही रखना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल आउट करके हम इसके आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। तो ये सब याद रखने के तरीके हैं कि किस तरह से हम इन तीनों थ्योरम को याद रख सकें। स्टेटमेंट कभी कभी हम जो है अगर गलत लिखते हैं तो फिर हमारा प्रूफ भी गलत आता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमसे क्या कहा जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। वहाँ पे स्टेटमेंट भी खुद ही लिखना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।